एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम अपने सीटेट की प्रिपरेशंस को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं एंड अपने पीवाईक्यू के जो क्लासेस हैं उसमें ये नेक्स्ट क्लास होगा। आपने अगर कल के क्लासेस को देखा होगा तो मैंने आपको कुछ सीटेट के पीवाईक्यू कराए थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैंने क्वेश्चंस में ये भी मेंशन कराया है कि ये कौन से यानी कि सीटेट दिसंबर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है ये चीजें भी मेंशन है। चलिए बिना किसी देरी के अपने प्रिपरेशंस की स्टार्ट करते हैं। एंड पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है, इससे हमें एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको दिख रहा है, बट आप इससे देखिए क्योंकि ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है दिसंबर में, और जो आपका एग्जाम होने वाला है सितंबर में, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को देख करके ये समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस सीटेट पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे सिलेबस से हट के पूछ देगा, बट एक आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी एंड आपकी प्रिपरेशंस कैसी है। बच्चों की गलतियां किसका संकेत माना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। असफलता का, सीखने की प्रक्रिया का, अनुशासनहीनता का या फिर क्रमबद्धता का। तो यहाँ पे तो आपको आंसर दिख रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सीखने की प्रक्रिया का। तो आप बी के साथ जा सकते हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जुलाई 2024 में पूछा गया है, यानी कि आपने देखा कि एक क्वेश्चन दिसंबर में पूछा गया था और दूसरा है जुलाई में। चलिए देखते हैं क्या कहता है। सीटेट 2024 जुलाई का क्वेश्चन है, वाइगोस्की महोदय के अनुसार बच्चों का विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। चलिए, सो ये है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किससे होता है। अकेले प्रयास से, सामाजिक अंतःक्रिया से, केवल अनुवांशिकता से या केवल परिपक्वता से। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी ये केवल आए तो फिर आप केवल के साथ कभी मत जाइए। केवल आंसर्स को गलत कर देते हैं। एक सेकंड, केवल वाला आंसर गलत हो जाता है, केवल को आप टिक नहीं करेंगे, केवल गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है, तो उनके सामाजिक अंतःक्रियाओं से। अकेले अभ्यास से कैसे, एक सेकंड, अकेले अभ्यास से भी हो सकता है, पर सामाजिक अंतःक्रियाओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं। केवल परिपक्वता और केवल अनुवांशिकता तो कभी हो नहीं सकता। जब भी आंसर होगा अनुवांशिकता और परिपक्वता में, तो आप हमेशा याद रखो कि ये अनुवांशिकता और परिपक्वता ये दोनों की दोनों चीजें साथ होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन है। और आप ये भी याद रखो कि ये जो टॉपिक्स हैं जिसमें जिन प्याजे हैं, वाइगोस्की है, समावेशी शिक्षा है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट की नजर से। तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। क्लियर। यहाँ पे एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य इसमें से क्या हो सकता है, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, क्या उसका मेन मोटो है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना? नहीं। चलिए आगे के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है जनवरी 2024 में। क्लियर। अलग अलग कक्षा बनाना, कमजोर बच्चों को अलग कर देना, सभी बच्चों को समान अवसर देना। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सबको एक साथ रखना, सबको समान अवसर देना। तो बी इसका राइट हो जाएगा। आप बी ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको इसके नंबर भी मिलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है दिसंबर में, और प्याजे महोदय से। प्याजे महोदय को आप स्किप नहीं कर सकते हो। प्याजे महोदय आपको हर सीटेट के एग्जाम में 1 से 2 नंबर दिला के जाते हैं, वो या फिर आपके कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन हो, थ्योरी बेस पर क्वेश्चन हो, या फिर आपसे सिचुएशन बेस पर पूछा गया है, बट पूछा जरूर जाता है। प्याजे महोदय के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। अगर आपने प्याजे महोदय के संज्ञानात्मक सिद्धांतों को पढ़ा होगा तो ये 4 स्टेजेस बताते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक और संवेदीगामक। तो जो 7 से 11 वर्ष का बच्चा है वो इसमें से कौन से स्टेज में आएगा, कौन सा स्टेज है इसका, तो ये है मूर्त संक्रियात्मक। ये बी ऑप्शन का सही हो जाएगा।
तो सेकंड ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, आप प्याजे महोदय को स्किप मत करिए। मैं फिर से कह रही हूँ, आप प्याजे, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, ब्रूनर, इन लोगों को देख के जाइए। बंडूरा, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा पर। हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको एक क्लास में कराऊंगी अभी रिसेंट के क्वेश्चंस जो अभी पूछे गए हैं, जो अभी सीटेट हुआ था उसके क्वेश्चन, उनके क्वेश्चंस भी। क्या हो रहा है? स्क्रीन खुद से चल रही है क्या? एक सेकंड। हाँ, अभी ठीक हो गया। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी ठीक है, हमने ये क्वेश्चन देख लिया था, 2 हो गया है। आप अपनी प्रिपरेशंस को करते रहिए, क्योंकि सीटेट का एग्जाम आप एक बार क्लियर कर लेंगे तो आप केवीएस, एनवीएस, DSSS में भी बैठ सकते हो। बिहार के एग्जाम्स हैं, यूपी में बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स हैं, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सीटेट बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, आप छोटी छोटी प्रैक्टिसेस के साथ और एक डेली मॉक टेस्ट लगाने के बाद PYQ करिए, रिवीजन करिए, तो आप इसे बहुत ईजिली क्लियर कर लोगे। क्लियर? अभी फिर से खुद से जा रहा है, कोई नहीं, हम थोड़ा मैनेज कर लेंगे क्लास को। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होता है उसमें बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा सेंटर में है। हम किसको पढ़ा रहे हैं? हमारे आपके मोटो क्या है? हम किसको पढ़ा रहे हैं? हम यहाँ पे बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना। जो हमारा स्टूडेंट है उसे समझ आना चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। यानी कि जो क्लास है, जो बुक्स हैं, जो यूनिफॉर्म्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो किसके सराउंडिंग में घूम रही है? सारे के सारे बच्चे के रूप में घूम रही है। यानी कि इन सारी चीजों का क्या मतलब है? ताकि बच्चा सीख पाए, उसे समझ आए, वो समझदार हो जाए। क्लियर? तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नियंत्रक की होती है? आप सोचो कि आपकी क्लास में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो क्या आप नियंत्रक बन जाओगे? नहीं। ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या शिक्षक होता है? बिल्कुल भी नहीं। मार्गदर्शक या सहायक? हाँ, इस ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं। दंड देने वाला? बिल्कुल भी नहीं। शिक्षक का कार्य दंड देने का नहीं होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान का एकमात्र स्रोत शिक्षक कैसे हो सकता है? शिक्षक तो माध्यम है ना, हम तो माध्यम है। पढ़ना तो आपको है, मैं ऐसा नहीं है ना कि शिक्षक के थ्रू ही आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए इंसान कहीं से भी पढ़ सकता है। तो शिक्षक का क्या भूमिका है? शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की है, एक सहायक की है, एक गाइडर की है। हम आपको दिशा बता सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि एकमात्र जरिया ही यही है कि आप यहीं से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता है। आप बी ऑप्शन के साथ नहीं, सी के साथ जाइएगा तो आपके आंसर सही हो जाएंगे। तो सी ऑप्शंस को टिक कर लीजिए। एंड मैं आपको डेली कहती हूँ कि आप एक पेन पेपर रखा करिए या कॉपी रखिए और डेली जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करिए और वहां पे लिख दिया करिए। जैसे मैं आज प्रैक्टिस करा रही हूँ तो आप कितने क्वेश्चंस में कितना सही कर रहे हैं, इससे क्या होता है ना कि आपको ये पता चलता है कि मेरे किस टॉपिक से किस क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले उस टॉपिक को रिविजन कर लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्लियर? आंतरिक प्रेरणा से क्वेश्चन है और ये 2023 के सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन भी बहुत मैटर करता है। तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है? क्या हो सकता है इंटरनल मोटिवेशन का? आपको पहले समझना होगा एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, इंटरनल मोटिवेशन क्या है। एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब हो जाता है बाहरी मोटिवेशन, बाहरी उसकी प्रेरणा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इस एग्जाम में टॉप कर जाओगे, कोई क्लास में बच्चे हैं, आपने कहा कि अगर इस क्लास में ना जितने सारे लोग अच्छे नंबर लाएंगे मैं उनको पेन दूंगी, मैं उनको पेंसिल दे दूंगी, मैं उनको शार्पनर दे दूंगी। तो ये क्या है? ये मैं उनको इंटरनल मोटिवेट कर रही हूँ। वो पेंसिल के लिए, बुक्स के लिए, शार्पनर के लिए, इरेजर के लिए पढ़ लेंगे, अच्छे मार्क्स ला लेंगे। बट वही है इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। तो वहां पे क्या है? बच्चा उसको सीखना चाहता है, उस टॉपिक को समझना चाहता है, उसके इंटरनली वो मोटिवेट है उस चीज को पढ़ने के लिए, उस चीज को करने के लिए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने उसे बुक्स देना है नहीं देना है, शॉर्पनर देने हैं नहीं देने हैं। तो ये चीजें क्या है? ये क्या है? ये है उसके इंटरनल मोटिवेशन। क्लियर? अब यहाँ पे हम समझते हैं कि पुस्तक के लिए पढ़ना, क्या यह आंतरिक प्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन है? बिल्कुल नहीं, ये है एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि बाह्य प्रेरणा।
रुचि के लिए पढ़ना, हाँ रुचि के लिए पढ़ना एक तरह से हम इंटरनल मोटिवेशन कह सकते हैं। और ऑप्शंस को देख लीजिए, डर से पढ़ना नहीं, डर से पढ़ना भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है, और अंक के लिए पढ़ना भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। वही इंटरनल मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, रुचि के लिए पढ़ना। आप बताओ कि आप सीटेट की प्रिपरेशन किस लिए कर रहे हैं, इंटरनल मोटिवेशन के लिए या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए? आप इस बात को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सीटेट की प्रिपरेशन इंटरनल मोटिवेशन के लिए कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है और ये अगस्त 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं कब सीखेंगे बच्चे सबसे अच्छा? आप बताइए। 2023 के अगस्त में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और आप सोचो कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में होते और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो आप इसमें से क्या आंसर टिक करते? आज पता नहीं क्या हुआ है लैपटॉप को, वो खुद से क्वेश्चन मूव कर रहे हैं। रुक जा भाई। ओके, अभी ठीक हो गया फाइनली। ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चा सबसे अच्छा सीखते हैं जब शिक्षक लगातार बोलते हैं, उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है, केवल नोट्स लिखवाए जाते हैं या याद करवाए जाते हैं। तो बच्चा सबसे ज्यादा किस समय सीखेगा? जब उसे सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलेगा ना, कि आप सिर्फ शिक्षक मैं अगर लगातार बोलती रहूं तो क्या आप ज्यादा बेटर सीख सकते हो? केवल नोट्स बनाने से, मैं आऊं और आपको एक 10 पेज का नोट्स लिखवा दूं तो क्या आप ज्यादा बेटर तरीके से सीख सकते हो? नहीं। याद करवाना जाएगा। रोट लर्निंग को तो हम प्रमोट ही नहीं कर सकते हैं, रोट लर्निंग नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। उन्हें सक्रिय, हम उन्हें एक्टिव करेंगे ना, उस चीज में उसे इंगेज करेंगे, उसे समझ तो आना चाहिए। वो पढ़ेंगे बच्चे तभी तो सीखेंगे, और जब आप उन्हें उनकी एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हो तो वो ज्यादा बेटर तरीके से सीख पाते हैं। इसलिए हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कोहल वर्ग का सिद्धांत। कोहल वर्ग, थॉर्नडाइक, ब्रूनर, ये लोग जरूर आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इनको हम नहीं छोड़ सकते हैं। कोहल वर्ग का सिद्धांत किसका है? कोहल वर्ग किसकी बात करते हैं? मैंने आपको बताया है कि कोहल वर्ग नैतिकता की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज की बात करते हैं। तो क्या भाषा का विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। भाषा का विकास किसका है, आप मुझे बताइए। क्या शारीरिक विकास हो जाएंगे, रचनात्मकता का विकास हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे हो जाएगा नैतिक मूल्यों की बात हो रही है। कोहल वर्ग मोरल वैल्यूज की बात करते हैं, बच्चे के मोरल एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन के साथ जाइए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड। अगला है निकटस्थ विकास सिद्धांत। जेडपीडी भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है, जेडपीडी किसका सिद्धांत है? आई होप आपका ये तो अब गलत नहीं होगा, क्योंकि कल के भी क्वेश्चंस में ये चीजें रिपीट हुई थी, तो आप आज इसका आंसर सही से बता पाएंगे। अरे चलो भाई, चलिए बताइए जेडपीडी का सिद्धांत किसका है? क्या वाइगोस्की महोदय का है या फिर प्याजे महोदय का है? ऐसे क्यों हो रहा है? प्याजे महोदय का है या फिर वाइगोस्की महोदय का है या फिर स्कीनर महोदय है या फिर कोहल वर्ग है? तो आप मुझे बताओ कि निकटस्थ विकास का सिद्धांत, जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? प्याजे, वाइगोस्की, स्कीनर या कोहल वर्ग? तो ये हो जाएंगे कौन, आप मुझे बताइए। क्या ये डी ऑप्शन है कोहल वर्ग, या फिर वाइगोस्की है, स्कीनर है? एक सेकंड, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या है? वाइगोस्की, स्कीनर, कोहल वर्ग, इसके हो जाएंगे वाइगोस्की महोदय। बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एंड बी ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड अगला हमारा क्या कहता है? अगला हमारा क्वेश्चन है, आज की वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, क्योंकि पता नहीं लैपटॉप को क्या हो गया है। मैं इस क्लास को कंप्लीट करा करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी। एक शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए?
आप एक टीचर हैं, आप सोचिए ये क्वेश्चन आपसे दिसंबर 2024 में पूछा गया है, तो सभी एक बच्चे को एक शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी कि उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना चाहिए और क्या करना चाहिए उन्हें देख करके, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, सभी को एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। अच्छी बात है, अलग अलग सीखने के अवसर देना चाहिए, ठीक है। बच्चों को, कमजोर बच्चों को अलग करना चाहिए, केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से आपको कौन सा सही लगता है? सभी बच्चों को एक जैसा कार्य देना चाहिए, क्या ये सही लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। अलग अलग सीखने के अवसर देना ये हो सकता है, कमजोर बच्चों को अलग कर देना बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। और केवल तेज बच्चों को आप पढ़ाओगे तो आप बताओ कि जो बच्चे वीक हैं उनको कौन पढ़ाएगा? क्लास में आप कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कभी भी उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, कभी भी उनके किसी भी पर्पज से ना ही उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर, उनके खान पान, रहन सहन, भाषा, वेशभूषा, किसी भी आधार पर आप उनके साथ भेदभाव नहीं करोगे। ये एक अच्छे शिक्षक की निशानी नहीं होती है। हम एक शिक्षक है, हमारा काम है पढ़ाना। बच्चे किस बैकग्राउंड से हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उन्हें कभी भी इस चीज को लेकर के टॉन्टबाजी या उस तरह के एग्जाम्पल्स भी नहीं देना है जिससे कि उन्हें बुरा लगे या फिर उनके मोरल वैल्यूज पर ये बातें जाए। और इस चीज का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ता है टीचिंग फील्ड्स में। रखना तो हर फील्ड्स में चाहिए, बट एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्लास में एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करिए जहाँ पे हर बच्चा अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ फ्री हो सके वहां पे। क्लियर? अब यहाँ पे है निर्माणवाद क्या है, के अनुसार बच्चा क्या है, यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म जो है उसके अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, क्या करता है, ज्ञान को स्वयं बनाता है, केवल शिक्षक से सीखता है, केवल किताब से सीखता है, या फिर केवल याद करता है। अब यहाँ पे 3 केवल है और मैं कहती हूँ कि केवल को कट कर दीजिए तो आप ए के साथ जाइए, ए आपका सही हो जाएगा। केवल, क्योंकि देखिए हम कब हमेशा बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में बात करते हैं, सर्वांगीण विकास पे बात करते हैं, हम उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सब पे बातें करते हैं, तो हम उनके केवल एक चीज पर कैसे फोकस कर सकते हैं? इसी हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही हुआ और 11 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही होगा, बाकी ये तीनों के तीनों ऑप्शंस आपके गलत हुए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बच्चों में सीखने की क्षमता सबसे बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप एक शिक्षक हैं, आपको लगता है कि आपको अपने क्लास में बच्चों के अंदर जो उनके समझने की क्षमता है ना, सीखने की क्षमता है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। तो आप एज अ टीचर क्या करोगे? इस क्वेश्चंस के आंसर्स को करते समय आप यहाँ पे खुद को रखिए। केवल व्याख्यान करोगे क्या? व्याख्यान करने से बच्चे ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे? बच्चों को प्रश्न पूछने और खोजने के अवसर देना, हाँ ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। और ऑप्शंस को पढ़ लिया जाए। गलतियों पर दंड देना नहीं, केवल परीक्षा पर ध्यान देना। सिर्फ परीक्षा पर ध्यान दिया जाएगा तो क्या उससे उनके सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं, यानी कि बच्चों के बच्चों के सीखने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए, खोज के अवसर देने के लिए हम उन्हें अवसर देंगे ना, हम उन्हें एंगेज करेंगे, हम उनसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिससे क्या होता है ना कि वो सीखेंगे। क्योंकि आपसे प्रश्न तो तभी पूछेंगे ना बच्चे जब उन्हें समझ आएगा। अब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया ना, आपने 40 to 45 मिनट के लेक्चर्स दिए ना, आपका क्लास का टाइम खत्म हुआ, आप चलिए, उनको कुछ समझ ही नहीं आया, तो फिर क्या फायदा ऐसे लर्निंग का? इसलिए उन्हें इंगेज करिए, उनको समझिए, उनके लेवल को समझिए। बहुत बार क्या होता है कि टीचर उनके माइंड के ऊपर से ही पढ़ा के निकल जाती है। मतलब आप तो एक शिक्षक है, आप पढ़ी हैं, आपने बीएड किया होगा, आपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, जो भी की है आप उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है, कैपेबल है, तो आपका पढ़ाने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए। अगर आप 6 क्लास में पढ़ा रही है तो आप उस लेवल से पढ़ाइए, 10th क्लास 11th क्लास के बच्चों को उस तरह से पढ़ाइए। तो ये क्या होता है ना कि उनकी बुद्धि लब्धि के हिसाब से हमें पढ़ाना भी होता है कि किस टॉपिक से वो समझ पाएंगे, किन पॉइंट्स को वो समझ सकते हैं और किस पॉइंट्स को वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे अभी इस एज में। क्लियर? बच्चा एक सक्रिय शिक्षार्थी है, यह विचार किससे जुड़ा है? बच्चा एक शिक्षार्थी है, सक्रिय है, यानी कि एक्टिव लर्नर है, और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या रचनावाद का है, व्यवहारवाद का है, परिपक्वतावाद का है या अनुकरणवाद का है? तो बच्चा एक सक्रिय विद्यार्थी है, क्या यह बात व्यवहारवाद कहता है? मतलब कि व्यवहार में है ऐसा कि बच्चा सक्रिय है? नहीं, व्यवहारवाद नहीं है, नहीं परिपक्वतावाद है, ये है रचनावाद, ये है कंस्ट्रक्टिज्म, ये है यहाँ पे बच्चा सक्रिय है, बच्चा ही तो एक्टिव है। हम स्कूल बहुत अच्छा बना ले, हम पाठ्य पुस्तक बहुत अच्छी बना ले, पर बच्चा सीखे ही नहीं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, हम उसे आप जो समझा रही है उसे समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा आपके लर्निंग का? क्या फायदा बताइए?
इसलिए लर्निंग तभी इफेक्टिव हो सकती है जब वहां पे स्टूडेंट, चाइल्ड जो है वो एक्टिव हो, उस चीज को वो पढ़ रहा हो, समझ पा रहा हो, अपने डे टू डे लाइफ में उसको फुलफिल कर पा रहा हो। हार्वर्ड गार्डनर आ गए यहाँ पे। अच्छा, मैंने आंसर ही बता दिया क्या? बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर, पियाजे, स्कीनर या फ्रायड? यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर महोदय हो जाएंगे। मैं पहले ही आपको बता दी, तो आप ए ऑप्शंस के साथ बिल्कुल जाइए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर महोदय हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सीटेट जनवरी में पूछा गया है 2024 में कि बुद्धि को किस रूप से समझा जा सकता है? तो बुद्धि को यहाँ पे किस रूप में समझा जाना चाहिए? यानी कि स्थिर और अपरिवर्तनीय के लिए, केवल अंक परीक्षा के लिए, विभिन्न क्षमताओं या समूहों के लिए, या फिर केवल याददाश्त के लिए? बुद्धि को किस रूप में समझना चाहिए? केवल अंक के लिए हम बुद्धि को समझेंगे? बिल्कुल भी नहीं। स्थिर और अपरिवर्तनीय के लिए समझेंगे। अच्छा, विभिन्न क्षमताओं या समूहों के लिए, या फिर केवल याददाश्त के लिए? तो हम यहाँ पे बुद्धि को किस चीज के लिए समझ सकते हैं, आप बताइए। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि का अर्थ तभी होगा ना जब हम इसे विभिन्न क्षमताओं में महसूस करेंगे, उसको उन समूहों में रखेंगे। यानी कि आप इंटेलिजेंट हो, आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, इसका कोई क्राइटेरिया है क्या? सिर्फ हमारी डिग्री थोड़ी जस्टिफाई करती है कि हम एक पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं। हम उस सिचुएशन में, हम किस सिचुएशन में किस तरह से ट्रीट करते हैं, उस प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रीट करते हैं, उससे कैसे बाहर निकलते हैं, हम सिचुएशंस को कैसे संभालते हैं और कैसे हम चीजों को स्मूथली लेकर के चलते हैं, ये चीजें डिसाइड करती है कि हमारी बुद्धि लब्धि कैसी है, हम सिचुएशन में कैसे समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको सारी की सारी चीजें बैलेंस करनी आनी चाहिए। और अगर आप किसी सिचुएशन में फंसते हो या फिर आप किसी टॉपिक में फंसते हो, तो आपको वहां से कैसे निकलना है, क्या करना है, ये सारी चीजें डिसाइड करती है। आपका बिहेवियर डिसाइड करता है, आपकी एक्टिविटी डिसाइड करती है, आपके जो रहन सहन है वो डिसाइड करता है कि आप बुद्धि क्षमताओं का कैसे यूज करते हो। क्लियर? सर्टिफिकेट जरूरी है, डिग्री जरूरी है, बट डिग्री कभी भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। एंड अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अधिगम में प्रेरणा का क्या महत्व है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। चलिए देखा जाए, अधिगम में प्रेरणा का क्या महत्व है, मोटिवेशन की क्या वैल्यू है अधिगम में? यह सीखने की इच्छा को बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है। यह डर पैदा करती है, क्या मोटिवेशन डर पैदा करती है? देखिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होता तो हम इसके बारे में सोचते, बट ऐसा नहीं है। क्या आप अभी प्रेरणा जो है, मोटिवेशन डर की वजह से आता है, केवल अंक के लिए तो कभी नहीं, और केवल अनुशासन लाने के लिए नहीं। ये दोनों को तो आप ऐसे कट कर दो। ए ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं एंड ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ए ऑप्शन के साथ जाइए, ए बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्या कहता है, नैतिक विकास का सिद्धांत। फिर से आ गए कोहल वर्ग। कोहल वर्ग, नैतिक विकास किसका सिद्धांत है? अब इन सब क्वेश्चंस में हम टाइम नहीं लगाएंगे, आप इसको रैपिड फायर की तरफ करते जाइए। कोहल वर्ग है भाई, कोहल वर्ग है, नैतिक विकास की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज की बात करते हैं, बच्चों में मोरालिटी की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है क्या? अच्छा, सभी शिक्षकों, सभी बच्चों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। केवल छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो बुरे छात्र कौन होते भाई? कमजोर बच्चों को अलग कर देना चाहिए। क्यों हम कमजोर बच्चों को अलग कर दें? ये इसलिए गलत हो जाएगा। एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्यों? वो रोबोट थोड़ी हैं कि हम उन्हें किसी एक ही मेथड से पढ़ाएंगे। जब बच्चा अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ हो सकता है, उनकी कैपेबिलिटी अलग हो सकती है, वो अलग मानसिकता के हो सकते हैं, अलग धारणा के हो सकते हैं, तो हम उन्हें सिर्फ एक ही तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं? हमें क्लासरूम में भी तो देखना होगा कि बच्चे के अंदर वो कैसे सीख पा रहा है। अगर उसे नहीं समझ आ रहा है तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। अगर उसे फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो हम अलग अलग मेथड्स के साथ उसे पढ़ाएंगे, कि पढ़ाना तो हमें है ही, हमें उसे सिखाना तो है ही। अब ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, अधिगम का सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है? चलिए देखते हैं इसका आंसर आप क्या कर पाते हो। केवल वार्षिक परीक्षा क्या अधिगम का मूल्यांकन है? नहीं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अधिगम की सर्वोत्तम मूल्यांकन है, और ये वैल्यूफुल भी होती है। केवल मौखिक, केवल गृह कार्य बिल्कुल भी नहीं। आप बी ऑप्शन के साथ जाइए, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अधिगम का सर्वोत्तम मूल्यांकन है, एंड ये आप इसके साथ जाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्या कहता है, अगला है अधिगम का सर्वोत्तम मूल्यांकन। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, मैंने इसका आंसर हमने देख लिया है। नेक्स्ट की बात करेंगे कि बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है।
व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या कारण है, ऐसे क्वेश्चंस को हम रैपिड फायर रिवीजन की तरह ही करेंगे। बच्चों में केवल बात नहीं, इसका आंसर आप सी करेंगे एंड आपने कर भी दिया होगा होपफुली। और मुझे लगता है कि आप इन सारे क्वेश्चंस में तो आप गलतियां नहीं करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। इजी इसलिए हैं क्योंकि आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जो चीजें आप पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं। वाइगोस्की महोदय के अनुसार जेडपीडी में बच्चों की सहायता कौन करता है? स्वयं बच्चे, शिक्षक या अधिक क्षमता वाले व्यक्ति, केवल पाठ्य पुस्तक या केवल परीक्षा? अब जो जेडपीडी है इसमें क्या है, ये शिक्षक या अधिक क्षमता वाले व्यक्ति यहाँ पे बच्चों की सहायता कर ले, यानी कि उन्हें थोड़ा पुश करना। जैसे कोई बच्चा है, वो कुछ समझा, मैंने अगर उनसे कुछ पूछ दिया, अब वो उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से शुरू करे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चीजें पता होती हैं बट हम बोल नहीं पाते। तो मैंने क्या कहा, उसे थोड़ा सा पुश किया। पुश इन द सेंस की मैंने पहले बता दिया, अच्छा जैसे अभी T20 हो रहा है, वुमेन T20 हो रहा है, तो चलिए अगर मैंने उसे नहीं समझ आ रहा तो मैंने उसे थोड़ा सा हिंट दे दिया, थोड़ा सा समझा दिया, थोड़ा सा एक पॉइंट्स बोल दिया, तो अब वो टॉपिक को जो वो बोलना चाहता था वो अब स्मूथली बोल पा रहा है। तो ये क्या है, ये जेडपीडी है। वाइगोस्की महोदय के अनुसार आप उसे थोड़ा बहुत हिंट्स दे सकते हो, जिससे क्या होता है ना कि वो बोलता है, उसे अधिक मतलब शिक्षक या कोई और उसे थोड़ा सा उसे पुश कर देता है तो वो उस चीज को बहुत स्मूथली कर लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन है और सीटेड 2 जनवरी में 24 में पूछा गया है। सीखने करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, किससे संबंधित है? लर्निंग बाय डूइंग, अधिगम, अनुभव अधिगम, रटंत विद्या टिकंत नहीं, निष्क्रिय केवल बिल्कुल भी नहीं। इन सारे क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी कर लेंगे रैपिड फायर की तरह। तो ए हो जाएगा, यानी कि अनुभवात्मक अधिगम, रटंत, निष्क्रिय केवल, ये तीनों एक ही बार में कट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अच्छा, आपको अपने क्लास में बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ाना है, लर्निंग को बढ़ाना है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? केवल सही उत्तर पर ध्यान देना नहीं, खुले प्रश्न पूछने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। गलतियों पर रोक लगा देनी चाहिए। क्यों गलतियों पर रोक क्यों लगानी चाहिए? केवल किताबी पढ़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप इसके साथ आंसर में जाइए, बी ऑप्शंस के साथ जाइए, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम उसे किताबी कीड़ा थोड़ी बना रहे हैं। किताब में जो चीजें लिखी हैं वो खुद भी तो पढ़ सकता है। एक टीचर की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप जो बुक्स में लिखी रटाई चीजें हैं, आप उसको एक ऐसे रिप्रेजेंट करो उसके सामने ताकि वो उस चीज को समझ करके अपनी रियल लाइफ में उसको ट्रांसफर कर सके, रियल लाइफ में उस चीज का यूज कर सके। यानी कि उसने पढ़ लिया, अब बुक्स तो उसने रीडिंग डाली, उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि इस टॉपिक का वैल्यू क्या है, मुझे क्यों पढ़ना है ये चीजें। आपको सीटेट पास करने के लिए सीडीपी क्यों पढ़नी है? क्योंकि आपको हर लेवल के बच्चे के माइंडसेट को समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक समझाओगे कैसे? क्लियर? 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है एंड ये सीटेड जुलाई में पूछा गया है। बच्चों का विकास होता है कैसे? केवल शारीरिक रूप से, केवल मानसिक रूप से। अब जब केवल शारीरिक बच्चों का विकास होता है, केवल मानसिक बच्चों का विकास होता है, विभिन्न क्षेत्रों में ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब केवल विद्यालय में कैसे होगा बच्चों का विकास? तो हम तो इसमें बहुत क्लियर कट आंसर हो गया हमारा सी के साथ जाइए, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? सी के साथ आप जा सकते हो क्योंकि बच्चे का विकास उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, भाषाई सारे विकास होते हैं। तो हम सिर्फ किसी एक विकास को कैसे यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं? अब यहाँ पे है व्यवहारवाद, यानी कि बिहेवियरिज्म क्या है, जोर दिया गया है व्यवहार और उसके प्रमाणों पर, केवल सोचने पर, केवल फिर नहीं होगा, व्यवहार और उसके परिणामों पर, ठीक है, सामाजिक संस्कृतियों पर और कल्पना पर। व्यवहारवाद क्या कहता है? व्यवहारवाद में इसका आंसर क्या है? ए है। आप सी ऑप्शन की तरफ भी जा रहे थे बट ए इससे ज्यादा पॉजिटिव आंसर है। सामाजिक संस्कृतियों के साथ साथ व्यवहार और परिणामों की बात करता है व्यवहारवाद, ठीक है। तो इसी के साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप ए के साथ जाइए। कक्षा में विविधता को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? अगर आपकी क्लास में डाइवर्सिटी है, हर क्लासेस में होती है, अगर आप एक शिक्षक बनेंगे तो आपके पास क्लास में बच्चों के बहुत सारे टाइप के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे अलग बैकग्राउंड से होंगे, अलग कल्चर से होंगे, अलग भाषा से होंगे, अलग फैमिली से होंगे, बट फिर भी आप देखोगे कि वहाँ पे जो यूनिफॉर्म पॉलिसीज है वो क्यों है? क्योंकि सारे बच्चे एक लेवल से दिखे, सारे बच्चे एक जैसे कपड़े पहने। मिड डे मील की चीजें शुरू हुई, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे एक साथ बैठ करके खाएं। और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट इसका एक प्लस पॉइंट हम ये भी देख सकते हैं। तो ये क्या है कि इतने सारे डाइवर्सिटी के बाद भी स्टिल आप एक साथ रहो, आपके अंदर किसी तरह की हीन भावना नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें कैसे होंगी? आप अपने क्लास में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे जहाँ पे सीखने के अवसर
अवसर समान रूप से सबको मिले, समस्याएं, बाधाएं, कमजोरियां, इन सब पर आप फोकस करते हुए सारे बच्चों के साथ किसी भी बच्चे को भेदभाव के नजरिए से नहीं देखोगे और ना ही क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जिसमें ये चीजें हों। क्लियर? नेक्स्ट क्या कहता है, प्याजे महोदय के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लगभग होती है। औपचारिक संक्रियात्मक कब की होगी? अब ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। औपचारिक कब होगी? डी ऑप्शन, यानी कि 11 वर्ष के बाद ये होती है। प्याजे महोदय की 4 अवस्थाएं हैं, इन्होंने 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया है उनके औपचारिक ये सिद्धांत को। तो आप इसे देख लीजिए, प्याजे महोदय से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्याजे महोदय छूट नहीं सकते हैं। अगला हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक पुनर्वलन यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उदाहरण क्या है? अब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट क्या किनका है? तो पॉलो महोदय का है। अच्छे व्यवहार पर प्रशंसा करना, दंड देना, डराना। देखिए यहाँ पे ये क्या है, अच्छे व्यवहार पर प्रशंसा ही तो हो रहा था पॉलो महोदय के नियम में। तो ए ऑप्शन के साथ आप जाइए एंड ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखा जाए, अगला हमारा क्या कहता है, एक सेकेंड, चलिए सीटेट 2024 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे, सीखने में सफलता का कारण हो सकता है। सीखने में क्या सफलता का कारण हो सकता है? केवल बच्चों की कमी, असफलता का कारण क्या हो सकता है? केवल बच्चों में कमी कैसे हो सकता है? नहीं, यहाँ पे बच्चों में कमी नहीं हो सकता है। बच्चे, अगर आप एक शिक्षक है ना, तो आप इस चीज को फील कर पाओगे कि अगर क्लास में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सारा का सारा ब्लेमिंग टीचर पे होता है कि आपने नहीं पढ़ाया है। तो शिक्षण विधि और वातावरण पर डिपेंड करता है, उसके परिवार पर नहीं, उसकी बुद्धि पर नहीं। हम किसी चीज पर ब्लेम नहीं कर सकते ना। आप शिक्षक को, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ाना। अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे तो आपको अपना मेथड चेंज करना है, टीचिंग के तरीके चेंज करना है, अलग तरीके से पढ़ाना है, बट आपको एट द एंड पढ़ाना तो है ही। बच्चों की भाषा सीखने में मदद करता है कौन? संवाद और बातचीत से, केवल व्यवहारक रटने से, चुप रहने से नहीं। यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ जाइए, ए बिल्कुल सही हो जाएगा एंड बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर भी है। अगला हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, 36 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबरिंग में इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। बच्चों की सीखने की प्रक्रियाओं में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? अब तो हमने ये देखा ही, सुविधाजनक, यानी कि सुविधाजनक है। शिक्षक का काम होता है नियंत्रक नहीं, दंड देने वाला नहीं। आप बी ऑप्शन के साथ जाइए, बी हो जाएगा। मार्गदर्शक का काम करता है शिक्षक, सुविधादाता है शिक्षक। शिक्षक का मतलब होता है एक हेल्प करने वाला, हेल्पर भी कह लो आप। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में समानता का क्या अर्थ है? समावेशी, इंक्लूसिव एजुकेशन में समानता का क्या अर्थ है? सभी बच्चों को बिल्कुल एक जैसा पढ़ाना नहीं, ये समानता का अर्थ नहीं हुआ। बिल्कुल एक जैसा नहीं पढ़ाना, सभी बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाना, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपको मिल गया। आप नीचे के भी ऑप्शन पढ़ सकते हो, बट हमें इसका राइट आंसर मिल चुका है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एंड क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर होगा। सीटेट दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीखना क्या है, लर्निंग क्या है? तो ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय और निरंतर प्रक्रिया है, केवल परीक्षा तक की सीमित है एंड केवल उम्र भर निर्भर है। नहीं, ये एक सक्रिय एवं निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि एक्टिव लर्निंग है। ये आप निरंतर करते रहते हो। सीखने की प्रक्रिया किसी एज में रुक थोड़ी जाती है। सीखने को आप बुक्स और सिर्फ क्लासेस से डिफाइन नहीं कर सकते हो। सीखना इंसान कहीं भी सीख सकता है, किसी भी एज में सीख सकता है। तो ये सक्रिय और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है एंड आप सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं ना, वो आप जीवन भर सीखते रहते हो। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया एंड 44 आपके स्क्रीन पर होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए क्या है? दंड देने का कारण है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीखने को समझाने के अवसर के रूप में देखना बिल्कुल सही है। ये बी ऑप्शन के साथ आप जाइए। आप बच्चों की कमी और समय की बर्बादी ना समझे, ये सब आपको गुमराह करने के लिए ऑप्शंस बने होते हैं। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन एंड 50 क्वेश्चंस आपके इस क्लास में थे। आप मुझे बताओगे कि आउट ऑफ आपके कितने होते हैं सही। शिक्षक ही हमेशा बोलता है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शिक्षक ही हमेशा बोलता है? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। केवल किताबें पढ़ी जाती हैं, क्यों भाई? सॉरी। केवल परीक्षा ली जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बी ऑप्शन के साथ जाइए एंड बी बिल्कुल अप्रोप्रिएट एंड राइट आंसर है इसका। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक सेकंड, 46 हो गया एंड 47 नंबर क्वेश्चन हमें देखना था। अरे भैया, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 हो गया है। 46 क्या है? अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को एक ही तरीका अपनाना चाहिए, विभिन्न शिक्षण विधियों से पढ़ाना चाहिए, सभी को समान गतियों से पढ़ाना चाहिए, केवल होशियार बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब इसका तो आंसर आप खुद कर लोगे। बी के साथ जाइए, बी बिल्कुल सही है। विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनानी चाहिए और सबको पढ़ाना चाहिए। समान गति से सबको पढ़ाना नहीं हो सकता भाई, हम सारे बच्चों को एक ही श्रेणी में नहीं रख सकते ना, सबकी कैपेबिलिटी एबिलिटी सब अलग अलग है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल आलोचनाएं करनी चाहिए नहीं भाई, सकारात्मक प्रक्रियाओं में भाग लेना है और उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी के साथ आप जाइएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? जुलाई में पूछा गया है स्कैफ फोल्डिंग की तरफ से, तो बच्चों को स्थायी सहायता देना, बच्चों को अकेले छोड़ना, इसका आंसर आप टिक करोगे। ए बिल्कुल सही है, यानी कि सहायता प्रदान करना, अस्थायी सहायता प्रदान करना क्या हो जाएगा? स्कैफ फोल्डिंग का उदाहरण हो जाएगा। एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता में बच्चे सामान्यतः क्या है? नए विचार प्रस्तुत करते हैं, केवल नकल करते हैं, हमेशा चुप रहते हैं? नहीं। यहाँ पे आप ऑप्शन, एक सेकेंड, आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बिल्कुल सही है, यानी कि नए विचार प्रस्तुत करते हैं। आप ए के साथ जाओगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। एंड ये आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है। ये 2024 सीटेट में पूछा गया है। अच्छा मूल्यांकन होना चाहिए। कब होता है अच्छा मूल्यांकन? तो केवल परीक्षा परिणाम के आधार पर बिल्कुल भी नहीं। बी ऑप्शन के साथ जाइए, सीखने में सुधार करने वाला, यानी कि बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के आपके सारे के सारे प्रश्न हो गए हैं। हमने आज की क्लास में लगभग 50 प्रश्नों को देखा है और उसके एक्सप्लेनेशंस को समझा है। सीटेट के जो क्वेश्चन पूछने के पैटर्न है हम उसको समझ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा था एंड आज भी देखा है। मैं आपको कल कराऊंगी जो आपके 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस थे। आप इससे एक अंदाजा लगाइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपने अभी तक कितना पढ़ाई किया है और आप अभी किस लेवल पर हो, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां पे आप फंस रहे हो, अभी भी उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, वो फिर चाहे इंक्लूसिव एजुकेशन हो, वाइगोस्की हो, थॉर्नडाइक हो, ब्रूनर हो, हॉवर्ड गार्डनर हो, कोई भी हो। तो आप डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट लगाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, क्लासेस देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ाई करते हो, एक गोल सेट करिए, उसकी प्रिपरेशन करिए और उसे फुलफिल करिए, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। सो बस इन्हीं सारे क्लासेस के साथ आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को और इस चैनल को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं, जो टीचिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका इस बार सीटेट है, यूपी टेट है, बिहार टेट है, झारखंड टेट है, जो भी है। क्लियर? तो मिलेंगे आपसे कल के क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। जय हिंद।